अस्सलाम वालेकुम। 4500 साल पहले ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो इजिप्ट में बनाया गया था, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि इंसानी तरीका का एक शानदार अजूबा है। एक ऐसी इंजीनियरिंग की मिसाल है जो आज तक लोगों को हैरान करती है। इस पिरामिड की हाइट 147 मीटर्स और 4000 साल तक ये दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रक्चर रही है। इसमें करीब 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ, जिनका वजन 2 से 15 टन के दरमियान एस्टिमेट किया गया है और इसका टोटल वजन तकरीबन 6 मिलियन टन है। अगर बुर्ज खलीफा से इसका मुकाबला करें जो आज की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो उसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब कुछ बिना क्रेन्स, बुलडोजर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे बनाया गया। ये एक ऐसी पहेली है जो आज तक हिस्टोरियंस को हैरान कर रही है। उस जमाने में ना व्हील्स यानी पहिए का प्रॉपर इस्तेमाल होता और ना ही कोई एडवांस टूल अवेलेबल था। फिर भी एशियन इजिप्शियंस ने एक ऐसी इमारत बनाई जो ना सिर्फ अपनी जगह पर खड़ी है बल्कि तेज हीट, सैंडस्टॉर्म और हजारों साल की इरोजन का मुकाबला भी कर रही है। इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को समझना अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ग्रेट पिरामिड लगभग 2500 बीसी में बनाई गई थी फेरो खुफू के लिए, जो इजिप्ट के 14 एचडी के दूसरे राजा थे। एशियन इजिप्ट में फेरो का मतलब होता है उनका बादशाह, जो ना सिर्फ एक हुक्मरान था बल्कि एक रॉयल फिगर भी माना जाता था। ये पिरामिड असल में एक कब्र थी जो फेरो की आफ्टर लाइफ के लिए बनाई गई। इजिप्शियंस का यकीन था इस बात पर कि मौत के बाद भी एक नई जिंदगी शुरू होती और उनके बादशाह को उनकी आफ्टर लाइफ के लिए खाना, जेवरात और जरूरी सामान दिया जाता था। फेरो के बारे में तो ज्यादा रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, मगर हिस्टोरियंस का कहना है कि उनकी हुकूमत का दौर 23 से 60 साल के दरमियान का था। ग्रेट पिरामिड के आसपास दो और पिरामिड्स हैं, कैफ्रे का पिरामिड जो खुफू के लिए बनाया गया था और मेनकेरे का पिरामिड जो कैफ्रे के बेटे ने तमीर करवाया था। ये तीन पिरामिड्स मिलकर गीजा कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब तक ग्रेट पिरामिड के अंदर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिल सका जो कंफर्म करे कि ये असल में एक कब्र थी। पिरामिड के अंदर किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर होता है, लेकिन इनमें से किसी में भी कोई मॉडिफाइड मम्मीज नहीं मिली, जो इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये राज आज भी हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के लिए एक अनसॉल्व पजल की तरह है। ग्रेट पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स उतनी फैसिनेटिंग मिस्टीरियस है। उस जमाने के लोग काफी स्किल्ड और टैलेंटेड थे, जो अपनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद ऐसी शानदार प्रोजेक्ट्स पर काम किया करते थे। ये सवाल आपके जहन में आया हो कि उस जमाने में इतने बड़े पत्थर को कैसे काटा गया हो। पत्थर को काटने के लिए एशियन इजिप्शियंस ने कॉपर टूल्स का यूज किया, लेकिन जब हार्डस्टोन जैसे ग्रेनाइट को तोड़ने की बारी आई तो उसमें टोराइट हैमर्स का सहारा लिया। टोराइट एक हार्ड स्टोन और ड्यूरेबल वोल्केनिक स्टोन है जो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट है, जिससे ग्रेनाइट जैसा टफ मटेरियल भी टूट जाता है। एक और टेक्निक थी वुडन वेजेस का। ये लकड़ी के टुकड़ों को क्रैक्स में डालकर इस्तेमाल होते थे। पहले लकड़ी को पानी में डुबोकर क्रैक्स में डाला जाता था और जब वो पानी अब्सॉर्ब करके फूलती थी तो वो प्रेशर क्रिएट करके स्टोन्स को तोड़ देती थी। ये बहुत ही क्रिएटिव और ब्रिलियंट मेथड था। फिर बात आती है स्टोन की ट्रांसपोर्ट। पिरामिड के लिए इतने बड़े और भारी स्टोन को ट्रांसपोर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि उस वक्त तो व्हील्स का तो यूज था ही नहीं। कुछ स्टोन्स तो 800 किलोमीटर दूर आसमान से लाए गए, जो इजिप्ट के साउथर्न पार्ट में नाइल रिवर के किनारे पर एक एशियन सिटी है। स्टोन्स को रिवर नाइल के जरिए राफ्ट पर लाया जाता था। फिर पिरामिड साइट पर स्टोन को स्लाइड्स पर रखा जाता और गीली मिट्टी पर खींचते थे। एक अपडेटेड स्टडी कहती है कि गीली मिट्टी का यूज करने से फ्रिक्शन 50% कम हो जाती है, जो हैवी स्टोन को खींचना आसान बना देती है। एक एशियन पेंटिंग भी मिल चुकी है जो इस प्रोसेस को दिखाती है। वर्कर्स एक स्लाइड खींच रहे हैं और सामने एक आदमी सैंड को गीला कर रहा है। ये टेक्निक आज की मॉडर्न डे फिजिक्स के प्रिंसिपल से बिल्कुल कंफर्म होती है। इसका मतलब ये है कि एशियन इजिप्शियंस अपनी रिसोर्सेज और नॉलेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते थे। ग्रेट पिरामिड की कंस्ट्रक्शन और पर्पस के हवाले से काफी थ्योरी सामने आई जो इस स्ट्रक्चर की मिस्ट्री को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बना देती है। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि रैम्प्स का यूज करके स्टोन्स को पिरामिड के ऊपर स्टैक किया गया। 2015 में वुडन रैंप और पूरी सिस्टम का एविडेंस मिला, जो जस्टिफाई करता है कि एशियन इजिप्शियंस ने स्ट्रेट स्लोप और जिगजैग रैम्प का इस्तेमाल किया होगा। ये रैम्प्स पिरामिड के आसपास बनाए गए होंगे, जिनकी मदद से हैवी स्टोन्स ऊपर ले जाए गए। पहले ये पिरामिड फाइन वाइट लाइमस्टोन से कवर्ड थे, जो सनलाइट में इतने चमकते थे कि ये दूर से रोशनी का मंजर पेश करते थे। ये लाइमस्टोन लेयर्स वक्त के साथ इरोजन की वजह से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अगर आप कैफरे के पिरामिड को देखें तो उसके टॉप पर लाइमस्टोन की कुछ एलिमेंट्स आज भी नजर
नजर आती हैं, जो इसकी असल शान की याद दिलाती है। एक और फेमस थ्योरी है ओरायन कोलिब्रेशन थ्योरी, जो कहती है कि पिरामिड्स का अलाइनमेंट ओरायन बेल्ट के स्टार के साथ। एशियन इजिप्शियंस का एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज बहुत एडवांस था और उन्होंने अपनी रिलीजियस बिलीफ के मुताबिक पिरामिड का डिजाइन स्टार्स की अलाइनमेंट के साथ बनाया। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज ये बताती हैं कि स्टार अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं और इस अलाइनमेंट का एग्जैक्ट मैच होना एकदम मुश्किल है। एक कंट्रोवर्शियल और पॉपुलर थ्योरी भी कहती है कि पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया, क्योंकि इतने बड़े स्ट्रक्चर को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डिजाइन करना और कंस्ट्रक्ट करना ह्यूमंस के लिए लगभग इम्पॉसिबल लगता है। इस थ्योरी का ज्यादा एविडेंस तो नहीं मिला, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पॉप कल्चर और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज में बहुत मशहूर हुआ। एक अजीब थ्योरी कहती है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक स्ट्रक्चर या फिर एक कबर नहीं थी, बल्कि एक पावर जनरेटर भी था। ये थ्योरी पहली दफा 1998 में क्रिस्टोफर डून की किताब द गीजा पावर प्लांट टेक्नोलॉजीज ऑफ एशियन इजिप्ट में सामने आई। ये थ्योरी पिरामिड्स के आर्किटेक्चर और उनके अंदर के अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स को एक ऑल्टरनेटिव नजरिए से देखने की कोशिश करती है। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड की क्वींस चैम्बर में कुछ केमिकल ट्रेसेस मिले हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रेटेड जिंक क्लोराइड। जब ये दोनों केमिकल्स मिक्स होते हैं तो एक रिएक्शन के जरिए हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस पिरामिड के अंदर एक पतली सुरंग के जरिए से किंग्स चैम्बर तक ले जाती है। किंग्स चैम्बर ग्रेनाइट ब्लॉक से बना होता है, जो एक कंडक्टर की तरह काम करता है, जो वाइब्रेशंस और इलेक्ट्रिसिटी को एम्प्लीफाई कर सकता है। इस पिरामिड के अंदर वाइब्रेशंस और प्रेशर के जरिए से एनर्जी जनरेट होती है। ये वाइब्रेशंस अर्थ की नेचुरल मूवमेंट के जरिए से बनती हैं। ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जो हैवी और हाई डेंसिटी मटेरियल है, उन वाइब्रेशंस को एम्प्लीफाई करके एनर्जी सोर्स बनाता है। फेमस इन्वेंटर निकोला टेस्ला, जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी रिसर्च के लिए पिरामिड्स के स्ट्रक्चर से इंस्पिरेशन ली थी। टेस्ला का एक प्रोजेक्ट था वंडर टावर, जिनका डिजाइन पिरामिड्स की तरह ही था। टेस्ला का मानना था कि अर्थ की नेचुरल एनर्जी को यूज करके वायरलेस पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन किया जा सकता है, जो इस थ्योरी के कंसेप्ट से मिलता जुलता है। ये थ्योरी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। आखिर में इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बात तो तय है, ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, ये एक सिंबल है एशियन इजिप्शियंस के टैलेंट, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन का। ये हमें ये दिखाता है कि बिना किसी मॉडर्न टूल्स के बिना एक पूरी सिविलाइजेशन ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। कंस्ट्रक्शन के एग्जैक्ट मैटर शायद हम कभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन ये पिरामिड हमेशा पूरी इमेजिनेशन को इंस्पायर करता है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या हम कभी भी इन पिरामिड्स की सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे, या ये हमेशा हमारे लिए एक इमेजिनेशन ही रहेगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और अल्लाह हाफिज।